वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 9th की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1 लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है, इसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे चैप्टर दिया गया है लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है। आपने भी लोकतंत्र के बारे में सुना होगा कि लोकतंत्र क्या होता है। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन है। यह परिभाषा जो है लेनिन की दी गई थी। अब चलिए इसे हम पढ़ते हैं और समझते हैं। लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। हम बहुत सरल परिभाषा से शुरुआत करते हैं, फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं का व्यवहारिक अर्थ जानेंगे। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करना है। यह अध्याय पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर कर सकते हैं। अध्याय के अंत में हम इस न्यूनतम लक्ष्य आगे बढ़कर लोकतंत्र की विरहित परिभाषा पर आएंगे और समकालीन दुनिया में लोकतंत्र की सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति क्यों है, पर ऐसा क्यों है, कौन सी ऐसी चीज है जो इसे दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है, क्या सही शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था। इन सवालों पर हम इस अध्याय के बाद वाले हिस्से में चर्चा करेंगे। तो चलिए लोकतंत्र के बारे में जानते हैं कि जैसा मैंने बताया आपको, लोकतंत्र की एक सर्वोत्तम परिभाषा जो लेनिन के द्वारा दी गई है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन है। यह परिभाषा लेनिन ने दी थी और लोकतंत्र की एक प्रचलित परिभाषा है। लोकतंत्र का आधार सर्वप्रथम यह कहाँ शुरू हुआ था, तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लोकतंत्र की जो है वो व्यवस्था स्टार्ट की गई थी। उस समय जो है 1718-19 से पहले वहाँ पे सारे जगहों पर जो है प्रजातांत्रिक शासन नहीं था, राजतंत्रात्मक शासन था। मतलब वहाँ पे राजा शासन करती थी और स्वयं शासन करती थी। अपने नियम और अपने नीति के अनुसार जो है वो कानून बनाती थी और उसी के अनुसार पूरी जनता को चलना होता था। क्योंकि इतने बड़े देश की कमान को संभालना किसी एक राजा के बस की बात नहीं होती। और पहले जो शासन का आधार होता था वो अनुवांशिक होता था, मतलब राजा या फिर उसका बेटा बनता या फिर उसका बेटा बनता। तो यही प्रक्रिया जो है राजतंत्रात्मक व्यवस्था में चलते रहती थी, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत ज्यादा सुदृढ़ नहीं थी। एक तो इसमें योग्य राजा का चुनाव सही ढंग से हो नहीं पाता था, इसलिए लोकतंत्र को प्रिय बनाया गया। और 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आपने सुना होगा, 9th क्लास की हिस्ट्री की बुक में आपने पढ़ा है उसके बारे में कि किस तरीके से फ्रांस के लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्त की और तब जाकर जो लोकतंत्र की स्थापना की थी। जो राजा था लुई 16 निरंकुश राजा था, उसके खिलाफ जो है राजतंत्रात्मक व्यवस्था को समाप्त किया गया था। और उसके बाद सभी जगहों में, फ्रांस से होते हुए पूरे यूरोप में और समस्त विश्व में जो है लोकतंत्र की स्थापना के लिए और उसे पसंद किया जाने लगा काफी, और इसकी स्थापना के लिए प्रयत्न भी किए जाने लगे। अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि लोकतंत्र क्या है। आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं लोकतंत्र की अब तक, तो आपको इसके समझ के आधार पर कुछ उदाहरण ऐसे देते हुए सरकारों की कुछ सामान्य विशेषताएं लिखें। लोकतांत्रिक सरकारें और गैर लोकतांत्रिक सरकारें। मतलब आपने लोकतंत्र के बारे में जाना और इससे पहले भी सुना होगा, हमारे यहाँ भी लोकतंत्र है भारत में, और बहुत सारे देशों में भी लोकतंत्र स्थापित है। शायद ही कहीं कोई ऐसा देश बचा होगा जहाँ पे लोकतंत्र नहीं है। इसकी परिभाषा क्यों जरूरी है, तो आगे बढ़ने से पहले आइए हम जानते हैं कि एक मेधावी छात्रा मेरी की आपत्ति पर गौर किया जाए कि वह लोकतंत्र को परिभाषित करने से इस तरीके को पसंद नहीं करती। वह कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। उसकी अध्यापिका मेटिल्डा लिंगदो ने उसे सवालों पर जवाब देना शुरू किया, तो कक्षा में अन्य छात्राएं भी इस चर्चा में भाग लेने लगी। मैडी ने कहा, मैडम मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगता। पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा और अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश करें। मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को ही हमें पहले करना था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई अब क्या ऐसा ठीक नहीं होता है। मतलब मेरी जो है वो मैडम जो बोलती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में जो चर्चा किया जा रहा है और हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कहना चाहती है कि हमें इस काम को पहले करना था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई अब ऐसा ठीक नहीं होता है। तो लिंगदो मैडम बोलती है कि तुम्हारी बातों में दम है, पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में भी ऐसा नहीं करते हैं? क्या हम कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने से पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी मानते? जरा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सामान्य परिभाषा है? शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ जान पाते। जैसे कि मेरी का क्वेश्चन जो है उसका अर्थ जो है सामान्य अर्थों में ये था कि अगर हम लोकतंत्र को जानना चाह रहे हैं तो लोकतंत्र पहले सुना गया शब्द जो है वो एकाएक नहीं होना चाहिए, मतलब नवीन नहीं होना चाहिए, नया नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र के पास जो है के बारे में जानने से पहले हमारे पास थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो मैडम ने उसके कथनों को सही बताया, लेकिन उसके अनुसार, और मैडम ने उसे समझाते हुए कहा कि हम बहुत सारे ऐसे शब्दों से अवगत होते हैं जैसे कि प्रेम, द्वेष, ऐसी बहुत सारी भावना है जिसकी हम पूर्णतः परिभाषा नहीं जानते, लेकिन फिर भी हम उसे समझते हैं। इसी तरीके से लोकतंत्र भी, आप उसको जानेंगे तो हम अच्छे से समझ जाएंगे। तो मेरी बोलती है फिर परिभाषा की क्या जरूरत है? लिंग दो मैडम बोलती है हमें परिभाषा की जरूरत तभी पड़ती है जब हम किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है। हमें बारिश की परिभाषा की जरूरत तभी होती है जब हमें
बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति और सामान्य बरसात में फर्क करना, लोकतंत्र पर यही बातें लागू होती हैं। हम इस के लिए भी स्पष्ट परिभाषा की जरूरत है, क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए करते हैं। बहुत से लोग अलग अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहती है। जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है, मैडम ने उसे समझाते हुए क्या बताया कि हम जिस भी चीज़ का उपयोग करते हैं, मान लीजिए अगर हम बारिश का उपयोग करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है कि बूंदाबांदी पानी की जो टप टप होने से होती है। या फिर बादल फटने की स्थिति में जैसे कि कहा जा रहा है कि बूंदा बूंदी को हम बरसात कहेंगे और बादल फटना क्या है, अलग प्रक्रिया है। तो जिस तरीके से इन दोनों में हम अंतर कर पाते हैं, उसी तरीके से हमें लोकतंत्र के बारे में भी जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि लोकतंत्र का प्रयोग भी लोग अलग अलग अर्थों में करते हैं। कहीं कहीं जो है लोकतंत्र का प्रयोग जो है अलग अलग अर्थों में किया जाता है। इसलिए हमें लोकतंत्र की एक स्पष्ट परिभाषा जाननी चाहिए, ताकि हम लोकतंत्र को समझ सके और लोकतंत्र क्या होता है उसको हम जान सके। रिवियांग एक छात्र वो पूछता है कि लेकिन हमें परिभाषा बनाने की जरूरत ही क्या है। एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। मेघालय में हम स्वयं पर राज्य करते रहे और इसे सभी लोग मानते हैं। हमें इसमें बदलाव करने की क्या जरूरत है। मतलब यहाँ पे जो है सिवियांग बोलता है कि मैडम आपने क्लास में एक दिन बताया था, वही जो लेनिन की सर्वोत्तम परिभाषा है कि लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए चलाने वाले शासन की व्यवस्था ही लोकतंत्र है। तो फिर हम इसके बारे में क्या जाने, क्योंकि हमने तो जाना है कि मेघालय में हम स्वयं पर राज करते हैं और इस तरीके से सभी लोग इसे मानते भी हैं। तो फिर हमें इसमें और बदलाव करने की क्या जरूरत है। लोकतंत्र की परिभाषा तो इससे भी स्पष्ट हो जाती है। लिंग दो मैडम ने बताया कि मैं ये नहीं कहती कि मुझे बदलाव करने की जरूरत है, मुझे भी यह परिभाषा बहुत सुंदर लगती है। जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार न करें तब तक यह तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की सर्वोत्तम परिभाषा क्या है। हमें किसी चीज को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं करना चाहिए कि बहुत नामी गिरामी आदमी उसके लिए बहुत कुछ अच्छा कहा या सभी लोग उसे सही मानते हैं। लिंगदो मैडम बताती है कि लोकतंत्र की कोई एक परिभाषा अगर है तो उसके द्वारा यह स्पष्ट नहीं हो जाती है कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र की अनेकों परिभाषाएं हैं। हमें अपने शब्दों में समझना होगा कि लोकतंत्र आखिर में क्या है। योलांदा बोलती है, मैडम क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? हमें कोई परिभाषा तलाशने की जरूरत नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है डेमोक्रेसी एक यूनानी शब्द है और डेमोक्रेसिया से बना है। यूनान में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन, और इस प्रकार जो डेमोक्रेसी है अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। यही सही अर्थ है। फिर परिभाषा की क्या जरूरत। आप भी, अगर आपसे भी लोकतंत्र पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र क्या है, तो हम लोकतंत्र की पहले जो है एक सर्वोत्तम परिभाषा देंगे जो इसके अर्थ को स्पष्ट करती है। लोकतंत्र जो है वो इंग्लिश के डेमोक्रेसी शब्द से बना है। डेमोक्रेसी जो है एक यूनानी है, आपको देखने में ये इंग्लिश लगेगा लेकिन जो यह शब्द है यह यूनानी है। और डेमोक्रेसी भी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोक्रेसिया से, जिसमें कि डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन, मतलब लोगों का शासन। तो इससे सही अर्थ पता चल जाता है। योलांदा ने लोकतंत्र की उपयुक्त परिभाषा दी है। लिंग दो मैडम, इस सवाल का विचार करने का यह भी एक उपयोगी तरीका, पर मैं इतना कहूंगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोगी नहीं रहता। शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा हुआ या बंधा हुआ नहीं रहता है। समय और प्रयोग के साथ साथ उसका अर्थ जो है वो बदल भी जाता है। अब कंप्यूटर शब्द सुनते हैं तो यह कंप्यूटरिंग अर्थात गणना करने वाले से बना है। उसकी गणनाओं को सरलता से करने के लिए यह यंत्रिक कंप्यूटर कहा जाता है। दरअसल यह बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर, पर आज शायद कोई इसी अर्थ में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करता है। अब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिजाइन बनाने, संगीत बनाने और सुनने और फिल्म देखने में होता है। शब्द वही रहते हैं, समय बीतने के साथ उनका अर्थ जो है बदल जाता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना जो है बहुत उपयोगी नहीं होता। मतलब यहाँ पे मैडम बताती हैं, बच्चों को समझाती हैं कि बच्चों ने अलग अलग परिभाषा दी। किसी ने लेनिन की परिभाषा दी तो किसी ने डेमोक्रेसी शब्द के बारे में, लोकतंत्र के बारे में बताया। तो मैडम उनको समझाती है कि जैसे मान लो कंप्यूटर के बारे में हम सुनते हैं तो कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना। तो केवल सिर्फ गणना करना ही कंप्यूटर का अर्थ हम नहीं समझ सकते। किसी शब्द की आपूर्ति से हम किसी की परिभाषा का पता नहीं लगा सकते हैं। शब्द बहुत सारे होंगे लेकिन परिभाषा जो है उसकी अलग अलग ही होंगी। अब हम कंप्यूटर का प्रयोग तो केवल गुना, जोड़, भाग, घटाव ये सब चीज़ों में नहीं करते, गणना करने में नहीं करते। उनका प्रयोग तो बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है। आप भी जानते हैं डॉक्यूमेंट बनाने में या कोई डिज़ाइन आर्ट बनाने में, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पे कंप्यूटर का प्रयोग जो है वो होता है पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में भी। मेरी बोलती है, मैडम आपके कहने का मतलब है कि इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है, हम इसके अर्थ पर गौर करना होगा और इसकी परिभाषा गढ़नी होगी। लिंग दो मैडम, एकदम सही। इसलिए आओ बच्चों यह काम कर ही डालते। बच्चों ने अपने तरीके से लोकतंत्र की परिभाषा दी, मैडम ने भी उन्हें समझाया, लेकिन बताया कि हमें जो है इसके बारे में पढ़ना होगा और इसे जानना होगा। यहाँ पे देखिए एक लड़की है जो बोल रही है कि मतलब मैं तो यह भी सुना है कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ लोक पर तंत्र हावी रहता है, इसके बारे में आपकी क्या राय है?
ऐसी कोई बात नहीं है, ये बच्चों की अपनी अवधारणा है, सुनी सुनाई गई बात पे नहीं ध्यान दे। आप चलिए हम इसे सुनते हैं कि खुद करें और खुद सीखें। आइए लिंग दो मैडम की बातों को गंभीरता से ले और कलम, बारिश और प्रेम जैसे शब्दों का सदा प्रयोग होने वाले साधारण शब्दों की ठीक ठाक परिभाषा लिखने की कोशिश करें। जैसे क्या कलम की कोई एक स्पष्ट परिभाषा उसे पेंसिल, ब्रश, हाइलाइटर या मार्कर से अलग बताती है? इस प्रयोग से आपने क्या सीखा और लोकतंत्र का अर्थ समझने में, इस अनुभव में हमें क्या क्या सिखला है? जैसे कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मान लीजिए आप भी अपने क्लास में अपने दोस्तों से यह पूछ सकते हैं कि आपके आसपास आप बहुत सारे शब्द सुनते होंगे, क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम या फिर पेंसिल, कलम, इन चीज़ों के बारे में। तो आप किसी भी एक शब्द को पकड़ लीजिए, पेन के बारे में ही जान लीजिए और बच्चों से आप अलग अलग परिभाषाएं पूछिए कि पेन क्या है, प्रेम क्या है या फिर ईर्ष्या या क्रोध क्या है। सभी बच्चे इसकी परिभाषा जो है वो अलग देंगे। जो बच्चे अपने अर्थों में प्रेम या कलम या क्रोध या ईर्ष्या को समझते होंगे वे क्या करेंगे, इनकी अलग अलग परिभाषा देंगे और आप जो उनसे पूछ रहे हैं आपके पास क्या हो जाएगा, अलग अलग परिभाषाओं का काफ़ी ज़्यादा संयोग हो जाएगा, समूह हो जाएगा, एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे और जो है आप मतलब पेन या फिर कलम वगैरह हो गया या कोई भी ऐसी चीज़ या लोकतंत्री हो गई या प्रेम हो गया, तो आप उसको अलग अलग परिभाषाओं के आधार पर समझ सकते हैं अलग अलग बच्चों के शब्दों में। अब एक सरल परिभाषा क्या होनी चाहिए, आइए उस चर्चा को फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बनाने का दावा करती है। सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था। लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना चाहिए था। इसलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत करते हैं। लोकतंत्र का शासन एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। मतलब कोई भी सरकार जो होती है उसका जो हम चुनाव करते हैं वो वोटिंग सिस्टम के द्वारा करते हैं और यह वोटिंग सिस्टम जो है सिर्फ 18 साल के व्यक्तियों के द्वारा जो है और उससे ऊपर के लोग वोट डालते हैं और फिर अपनी सरकार का चुनाव करते हैं। यही लोकतंत्र की परिभाषा दी जा सकती है। यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर करके देती है। म्यांमार में सैनिक शासन का चुनाव लोगों ने नहीं किया है। जिन लोगों का सेना का नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। शासक के फैसलों में कोई लोगों की भागीदारी नहीं थी। पीना से चिली जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते हैं। यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह हक पाया। चलिए अभी हम समझते हैं, जैसे कि हम अगर भारत देश की बात करें तो यहाँ पे आप देखते हैं कि कैसी सरकार है, लोकतंत्र की सरकार है। यहाँ पे जनता चुनती है सरकार को वोट के माध्यम से और वोट का अधिकार 18 वर्ष से शुरू होता है। 18 वर्ष के नागरिक और उससे ऊपर के नागरिक वोट डालते हैं और अपनी सरकार को चुनते हैं। जिन्हें ज्यादा वोट प्राप्त होता है उनकी सरकार जो है वो बनाई जाती है। ये तो लोकतंत्र की बात हो गई। लोकतंत्र बहुत सारे देशों में फैला हुआ है। आप भी खोजिए कि किन देशों में लोकतंत्र, आपको शायद ही 10 या 12 देश ऐसे मिलेंगे जहाँ पे लोकतंत्र नहीं होगा। वे कौन देश है जहाँ पे लोकतंत्र नहीं स्थापित है? जैसे कि यहाँ पे दिया गया है म्यांमार में जो है वो सैनिकों का शासन है। यहाँ पे जनता सैनिकों को नहीं चुनती है। सैनिक जो है वो तानाशाह के बल पर खुद चुने जाते हैं और अपने आप को शक्तिशाली बताते हैं। और यहाँ पे सरकार बस जो होती है कठपुतली की होती है और सेना जो है वो शासन करती है। अगर किसी तरीके का विरोध सेना के प्रति होता है तो उसे जान से भी मार दिया जाता है या उसके लिए करादंड दिया जाता है। इसके अलावा जो है पिनासे में चिले में जैसे तानाशाह का चुनाव भी होता है, वहाँ पे भी जो चुनाव है वो लोग नहीं करते हैं, राजशाहियों के द्वारा चुनाव होता है। सऊदी अरब में भी जो है राज परिवार के लोग ही वहाँ पे शासन करते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी परिभाषा जहाँ लोकतंत्र नहीं है, जहाँ पे राजतंत्र है और सैन्य शासन प्रणाली है। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इसके लिए हमें समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है। पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी की सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जिसको हमने पढ़ा। जो चुनावी करवाती है हम यही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसा कि अध्याय 3 में हम देखेंगे, समकालीन दुनिया में हर सरकार चाहे वो लोकतांत्रिक हो या न हो खुद को लोकतांत्रिक कहलाना चाहती है। इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानी पूर्वक फर्क करना होगा। यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझेंगे और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानेंगे। रिबिंग यांग जो है वो स्कूल से घर गई और उसने लोकतंत्र के बारे में कुछ अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों को जमा किया। इस बार उसने कई उक्तियों को कहने या लिखने वाले के नाम का उपयोग नहीं किया। वह चाहती थी कि आप भी इन्हें पढ़ें और बताएं कि उक्तियाँ कितनी अच्छी और उपयोगी है। चलिए हम भी पढ़ते हैं रिबिंग यांग के द्वारा जो लिखी गई लोकतंत्र की परिभाषा है। लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार है। लोकतंत्र का मतलब है अपने तानाशाहों का चुनाव करना। उनके मुंह से अपनी इच्छा की बातें सुनने के बाद व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है, लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है। लोकतंत्र का शासन ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक है वैसी सरकार हम पर शासन करे। लोकतंत्र की सारी बुराई और अधिक लोकतंत्र से दूर की जा सकती है। इसमें कुछ परिभाषाएं तो ठीक है, लेकिन यह कहना कि लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बनाए जाने का अधिकार देता है,
यह नहीं है। मतलब हाँ, लोकतंत्र जो है वो सभी लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार देता है अपनी सरकार को चुनने का। यह तानाशाही की सरकार नहीं है, यह तो लोगों के द्वारा चुनी जाने वाली सरकार है। लोग चाहें तो इन्हें हटा भी सकते हैं। लोकतंत्र में ऐसा ही होता है कि जनता का हक होता है कि जनता अपनी किसी भी बात को रख सकती है। अगर सरकार की बातें उन्हें नहीं पसंद है तो वो उनका विरोध कर सकती हैं। यहाँ पे लोकतंत्र की सारी बुराई और अधिक लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी भी सरकार में बुराई ना हो या लोकतंत्र में बुराई ना हो। तो जिस भी लोकतंत्र को लोग नहीं पसंद करते हैं, उनकी शासन व्यवस्था को, वो क्या करते हैं, तो उनके खिलाफ जो है वो विद्रोह करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ लोग जो है, यहाँ पिक्चर में आपको दिया गया है कि कुछ लोग जो है वो डेमोक्रेसी की सरकार को जो है वो खड़ा करना चाहिए, यानी कि लोकतंत्र की सरकार। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। कार्टून मुझे इराक में अमेरिका और अन्य विदेशी शक्तियों की उपस्थिति में हुए चुनाव के लिए समय कार्टून बना था। यह कार्टून क्या कहता है, उसमें डेमोक्रेसी को इस तरीके से क्यों लिखा गया है? इसलिए क्योंकि डेमोक्रेसी यहाँ से पूर्ण रूप से नहीं है। अगर पूर्ण रूप से होती तो यह पूरा आपको खड़ा दिखती। यहाँ पे कुछ लोग जो है वो डेमोक्रेसी चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो डेमोक्रेसी नहीं चाहते। इसलिए यहाँ पे पूर्ण रूप से जो है डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र नहीं आ सका है। लोकतंत्र की विशेषताएं, उनको समझते हैं कि लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की और लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें कि जनता शासकों का चुनाव करती है। इससे अनेक सवाल उठ खड़े हुए। इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उनके किन अधिकारियों को चुना गया होना आवश्यक है? लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं? किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं? किस चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है? कौन लोग शासक का चुनाव करते हैं या खुद शासक चुने जाते हैं? क्या इसमें से प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है? क्या कोई लोकतंत्र की व्यवस्था अपने नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है? सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं? क्या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंधकर काम करना जरूरी है? क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए? कुछ उदाहरणों के साथ हम इन सबों को पर बारी बारी विचार करें। चलिए, हमने यहाँ पे बहुत सारा प्रश्न देखा, इसको हम पहले थोड़ी सी भाषा में समझते हैं कि लोकतंत्र जो है उसमें शासक कौन होते हैं। तो जो भी लोग क्या करते हैं, पहले पार्टी को बनाते हैं। जैसे कि भारत का अगर उदाहरण, तो भारत में आपको पता है कि बहुत सारी पार्टी है। कांग्रेस है, बीजेपी है, लोजपा है, इसके अलावा जेडीयू, बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं। आप भी खुद सोचें ये क्या करती हैं। तो ये चुनाव जिस समय होते हैं, यहाँ पे अलग अलग तरीके से चुनाव होते हैं। प्रधानमंत्री के लिए और फिर मुख्यमंत्री के लिए भी चुनाव करवाया जाता है। तो हम प्रधानमंत्री की जब चुनाव की बात करते हैं तो कोई व्यक्ति जो है किसी भी पार्टी का वो अपने उम्मीदवार को खड़ा कर सकता है, और जिस भी पार्टी को ज्यादा वोट मिलते हैं, मतलब वोट डालने का अधिकार जो 18 वर्ष के नागरिकों को है और उससे ऊपर के नागरिकों को। तो जब भी वोट वो लोग डालने जाते हैं और जिसको भी सबसे ज्यादा वोट मतलब मिलता है, वही क्या होते हैं, प्रधानमंत्री के ऊंचे पद के लिए जो है वो आगे आते हैं। और उसके बाद पार्टी यह डिसाइड करती है कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाना है। अब हम आगे पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की थी। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकारों को उखाड़ फेंका और खुद को ही देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यालय में 5 साल के लिए बढ़वा दिया। पाकिस्तानी मीडिया मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वाले आरोपों में लगाया गया जनमत संग्रह का एक धोखाधड़ी और इसमें बड़े पैमाने पे गड़बड़ियां की गई। अगस्त 2002 में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान ने संविधान को बदल डाला। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद कामकाज का एक राष्ट्रीय सुरक्षा गिरफ्तारी परिषद के निगरानी में होता है, जिसे ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए जाते हैं। इस प्रकार पाकिस्तान में भी चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता के सेना के अधिकारी और जनरल मुशर्रफ के ही पास थे। चलिए अब हम इसे समझते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि 1999 ईस्वी में जो है जनरल परवेज मुशर्रफ अक्टूबर में बने थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। इन्होंने क्या किया था, सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की थी। यहाँ पे जो है केवल परवेज मुशर्रफ जो थे वो केवल अपने लिए शासन करते थे, दुनिया को दिखाने के लिए प्रधानमंत्री के पोस्ट पर परवेज मुशर्रफ, लेकिन उनके पीछे जो शक्ति थी वो सैन्य शक्ति थी। एक तरीके से सेना के अंडर में वो कार्य करते थे, उनके आदेशों पर भी कार्य करता था, जिससे कि लोकतंत्र में किसी व्यक्ति को शासन शक्ति नहीं मिल सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे आधार अगर कोई सैन्य शक्ति हो जाती है तो वो अपने वर्चस्व को स्थापित कर लेती है
और लोगों को डरा धमका कर जो है अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित कर ली। तो यहाँ भी पाकिस्तान में हमें वही देखने को मिलता है कि भले ही वहाँ कहने के लिए लोकतंत्र है, लेकिन वास्तविक तौर पर जो है वहाँ लोकतंत्र की स्थापना नहीं हुई है, क्योंकि जिस तरीके से परवेज मुशर्रफ ने गड़बड़ियाँ की और धोखाधड़ी की और अपने लिए 5 साल का कार्यालय बिना किसी वोटिंग के आधार पर बढ़वा लिया, यहाँ पर जो है जितने भी पाकिस्तानी मीडिया थे उनके अधिकार भी छीन लिए। मतलब उन्हें ऐसा अधिकार नहीं दिया गया कि वो सरकार के बारे में कुछ छाप सकते हैं। अगर वो छापेंगे तो उन्हें जो है कड़ा दंड दिया जाएगा। और क्या किया गया वहाँ पे, उसने खुद को भी राष्ट्रपति घोषित कर डाला था। तो ऐसी व्यवस्था को हम लोकतंत्र नहीं कहेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में जनता के द्वारा शासन किया जाता है, न कि किसी खास व्यक्ति के द्वारा। इसमें लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारी और जनरल मुशर्रफ के पास है। मतलब पाकिस्तान की जो सभा का बंटवारा किया गया वो आधा सेना और आधा परवेज मुशर्रफ ने बांट लिया था। तो इसे हम लोकतंत्र जो है वो नहीं कहेंगे। चलिए यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ जिसे हम समझते हैं। ये सीरिया का है। जब तक बाथ पार्टी की सदस्यता का फॉर्म भरकर उसकी सदस्य नहीं बनेगी, अंदर नहीं जा सकती है। मतलब यहाँ पे देखिए डेमोक्रेसी का आपको एक चिन्ह दिख रहा होगा, प्रतीक। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति जो वो फोर्स कर रहा है कि आप क्या करें, तो आप यह फॉर्म भरे और आप बाथ पार्टी की सदस्य बने, तभी आपको एंट्री मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। ऐसा जो है वो बहुत जगह देखा जा सकता है। कार्टून को मुझे सीरिया पश्चिमी एशिया का एक छोटा सा देश है। शासक बाथ पार्टी और उसकी कुछ सहयोगी पार्टियों को ही देश में राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति है। क्या इस कार्टून को चीन और मेक्सिको पर भी लागू किया जा सकता है? लोकतंत्र के माथे पर पत्तों से बने का ताज क्या महत्व है? यहाँ पे जैसे डेमोक्रेसी के बारे में दिया गया कि यहाँ पे तो जनता का शासन होना चाहिए, जो तराजू है उसमें कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन सीरिया में ऐसा नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक शासक बाथ पार्टी है जिसके लिए लोगों को जो है जबरदस्ती प्रयास करवाया जा रहा है कि आप भरेंगी तो ही आपको मिलेगा। सिर्फ नाम की डेमोक्रेसी है और यहाँ पे किसी दो ही पार्टी का जो है संरक्षण प्रदान किया गया, दो पार्टी को। चलिए इससे एक छोटी सी संबंधित स्टोरी हम जान लें। आपने सुना भी होगा जो श्रीलंका है वहाँ पे भी लोकतांत्रिक व्यवस्था लाने में काफी ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि वहाँ पे सिंगली भाषा लोग अधिक थे और तमिल के लोग जो है वो बहुत कम संख्या में थे। तो जो सिंगली भाषा के लोग थे उन्होंने अपने आप को सर्वोच्च घोषित कर लिया और जो है अपना ही आधार शासन का माने। लेकिन तमिल वाले लोग भी पिछड़ने वाले नहीं थे, वे किसी भी मतलब बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि तमिलों को कुचला जा रहा है, इसलिए उन दोनों ने भी लड़ा। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे जगहों पर आप देखेंगे कि कहीं कहीं जो है लोकतंत्र का बंटवारा समान रूपों में किया गया है, लेकिन कहीं कहीं जो है वर्चस्व लोग अपने अनुसार दिखाते हैं और अपने अनुसार ही शासन करते हैं। तो यह लोकतंत्र की सही परिभाषा जो है नहीं है, न तो पाकिस्तान की नहीं श्रीलंका की। स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के लिए अनेक ठोस कारण है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही कारण नहीं है। चर्चा करते हैं क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया? हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। लोग राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया, क्योंकि यहाँ पे सेना के द्वारा लोगों को डरा धमका कर जो है किसी भी तरीके से नया चुनाव नहीं करवाया गया, वोटिंग की सिस्टम नहीं की गई। परवेज मुशर्रफ ने खुद को 5 साल के लिए घोषित कर लिया और राष्ट्रपति भी, और बाकी जो आधा शासन बचा वो सेना में बंटवारा कर लिया। लेकिन चुने गए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे, वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते थे। अंतिम फैसला सेना के अधिकारी और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए। ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है और वहां औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार तो होती है, पर सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता चुनती है। कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, न कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। इसे लोक शासन नहीं कहा जाता है, नहीं लोगों का शासन और नहीं डेमोक्रेसी। इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचे कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होने चाहिए। हमने पाकिस्तान में देखा जैसी डेमोक्रेसी है उसको डेमोक्रेसी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पे परवेज मुशर्रफ ने जो है अपने अनुसार शासन चलाया और सेना के अनुसार, इसलिए हम उसे लोकतंत्र नहीं कहेंगे। अब हम लोकतंत्र की परिभाषा स्पष्ट पूर्वक समझ चुके हैं कि लोकतंत्र में पहली विशेषता क्या है, कि लोकतंत्र में जो लोगों के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनके द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, जैसे कि चलिए यहाँ पे एक पिक्चर दिया है, इसे समझते हैं। यह कार्टून लातीनी अमेरिका के संदर्भ में बना है। क्या आपको लगता है कि यह पाकिस्तान पर भी फिट बैठता है? और कुछ अन्य देशों के बारे में सोचिए जिन पर यह कार्टून लागू हो सकता है। क्या ऐसा कई बार हमारे देश में भी होता है? जैसे कि यहाँ पे डेमोक्रेसी का चित्र दिया हुआ है, लेकिन बस नाम की डेमोक्रेसी, और यहाँ पे अधिकार किसका है? वो सेना का है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि यह लातीनी अमेरिका का एक कार्टून है, जिसमें कि वहाँ पे भी जो है लोकतंत्र केवल नाम का है और शासन जो है वो सेना के ही हाथ में है। क्या भारत में भी ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती हैं? आप खुद भी सोचें और बताएं कि भारत में इस तरीके का शासन है या नहीं, और बाकी अन्य देशों में भी लोकतंत्र की स्थिति कैसी है, और इस चित्र का प्रयोग जो है हम किसके लिए कर सकते हैं। आप पाकिस्तान के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, और हमने ऊपर इराक के बारे में भी पढ़ा, आप वहां भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। चीन की संसद को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मुकाबला समझेंगे। चीन की संसद को क्वांगो गुंग रेमिमिन
दाई वियाओ दाहुई राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं। चीन की संसद के प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन में करीब 3000 सदस्य होते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। 2002 और 2003 में हुए चुनावों में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उसके संबंध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। चलिए हम चाइना के बारे में समझते हैं कि चाइना में जो संसद है उसका नाम क्या है, कुआंगुंगो और रिमिन दाइवियाओ और दाहुई। यह राष्ट्रीय जनसंसद कही जाती है, जिसके तहत जो है चीन में प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव तो होता है, लेकिन संसद को देश के राष्ट्रपति को नियुक्त करने का अधिकार है। यहाँ पे जो है जनता को किसी भी तरीके से अधिकार नहीं दिए हुए हैं और इसके जो पूरे सदस्य हैं वो 3000 सदस्यों के द्वारा जो है ये संसद का चुनाव किया जाता है। और यहाँ पे सभी लोगों को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता है। यहाँ पे बस कुछ ही पार्टी है जो कि चुनाव लड़ सकती हैं और चुनाव लड़ने के लिए पहले उम्मीदवार को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की मंजूरी लेनी होती है, तब वो जाकर जो है चुनाव लड़ सकती है। 2002 में और 2003 में जब चुनाव हुआ था तो सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी कुछ छोटी पार्टी ही बनी थी, जिसमें कि सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। मतलब इस तरीके का वर्चस्व होता है कि लोग जो है कम्युनिस्ट पार्टी को ही वोट दे, थोड़ा सा डरा धमकाकर लोगों में भय बनाकर। इसलिए अभी भी कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार वहाँ हमें देखने को मिलती है। यहाँ इसे भी आप लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं। 1930 में आज़ाद होने के बाद मैक्सिको में 6 वर्ष बाद चुनावी राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं और देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई। लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी है जिसको जीत मिली और विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे और कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI कुख्यात थी और सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूल में अध्यापक अपने छात्र छात्राओं से माँ बाप से PRI के लिए वोट देने को कहते थे। मीडिया जबकि विपक्षी दलों की आलोचना करने के लिए अलावा उनकी गतिविधियों को नजरअंदाजी करती थी। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह रख दिया जाता था, जिसके लिए अनेक लोग वोट नहीं डालते थे और PRI अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफी पैसे खर्च करती थी। क्या हम उन पर वर्णित चुनावों को लोगों के द्वारा अपना शासक चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो आपको यही लगता है कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पे काफी सारी समस्याएं हैं। चीन में चुनाव लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प नहीं होता। चलिए पर हम यहाँ तक समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हमने चीन के बारे में जाना, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बनती है और वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन की स्थिति जो है वो मजबूत नहीं है। 1930 में हमने जाना मैक्सिको के बारे में कि वहाँ पे हर 6 वर्ष बाद जो है राष्ट्रपति चुनने का अधिकार होता है, लेकिन देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही शासन जो है वो नहीं आई थी। 2000 तक यहाँ पे चुनाव में जो है PRI यही एक पार्टी थी जिसका चुनाव होता था। इसके अलावा जो कुछ पार्टियां बची खुची थी वो भी चुनाव में भाग लेती थी, लेकिन PRI जो पार्टी थी वहाँ की वो पूरी तरीके से वर्चस्व स्थापित की हुई थी। वो वहाँ विद्यालय में भी बच्चों से यह कहवाया जाता था उनके द्वारा कि अपने माँ बाप को वो इसी पार्टी के लिए वोट डालने के लिए कहें, अन्यथा जो है उन्हें स्कूल में नहीं पढ़ने दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे कारण थे जिसके कारण जो है मैक्सिको में PRI को ही वोट दिया जाता था और बाकी पार्टियों के वोट जो है वो चुनाव आने से पहले ही चुरा लिए जाते थे और उन्हें जो वो PRI में ही मर्ज कर लिए थे। यहाँ की मीडिया को भी किसी भी तरीके का अधिकार नहीं था कि वो जो है PRI और या अन्य किसी भी मतलब जितने भी पार्टी हैं उनके बारे में कुछ कहे और PRI पार्टी का जो है वो विरोध कर सके। इसीलिए इसकी पार्टी की सरकार बनी। हम देखते हैं कि चाइना, पाकिस्तान या फिर मैक्सिको में किसी भी तरीके से जो है लोकतांत्रिक चुनाव हमें नहीं देखने को मिलता, लेकिन फिर भी ये लोग अपने आप को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं। इस तरीके से बहुत जगह जो है लोकतांत्रिक चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हैं। लोगों को शासक दल या उनसे के द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता है। क्या हम इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? मैक्सिको में के मामले में ऐसा लगता है कि कहने को विकल्प होते हुए भी असल में वहाँ की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था कि किसी भी तरह वहाँ शासन को पराजित नहीं किया जा सकता था। लोगों के चाहने पर भी वहाँ पे चुनाव नहीं हुए, चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। इस प्रकार हम लोकतंत्र की जड़ें को समझने में एक अन्य विशेषता या गुण को जोड़ सकते हैं। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं है, चुनाव में एक से ज़्यादा असली राजनीतिक विकल्पों को चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए और लोगों के पास विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहें तो शासक को दल को गद्दी से उतार दे। इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। और लोकतांत्रिक चुनावों के बारे में हम अध्याय 3 में जानेंगे। चलिए हम पहले इसे समझते हैं कि यहाँ
क्या कहा जा रहा है। जैसा कि हमने यहाँ देखा कि लोकतंत्र की दूसरी विशेषता क्या है कि यहाँ पे बहुत सारी पार्टियों को मतलब मौका देना चाहिए वोटिंग के लिए। अलग अलग पार्टियां जिस तरीके से भारत में और लोग अपनी मनपसंद पार्टी को वोट दें और उन्हें ही जिताएं। जैसा कि हमने मैक्सिको, चाइना में देखा और पाकिस्तान में, वहाँ पे मतलब आपको कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं दिख रही थी, वहाँ पे केवल 1 या 2 पार्टियां थी। और अगर बहुत सारी पार्टियां हैं भी तो उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जाता, मतलब जबरदस्ती जो है जनता से प्रेरित करवा कर या उन्हें प्रताड़ित कर जो है वोट अपने में मंगवा लिया जाता और अपने में मर्ज कर लिया जाता। तो यह हमें चुनाव की विशेषता नहीं है। हमें दूसरे चुनाव की विशेषता क्या समझ में आती है, तो दूसरी चुनाव की, लोकतंत्र चुनाव की यही विशेषता है कि यहाँ पे बहुत सारी पार्टियां हों जिससे हम अपनी मनपसंद पार्टी का चुनाव कर सके। अगर हम चाहें तो उसे गद्दी पर बिठा भी सकते हैं, अगर हम चाहें तो उसे गद्दी पर से उतार भी सकते हैं। आपको भारत का उदाहरण देखने को ऐसे में मिल जाता होगा। एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल, यह एक परिभाषा है लोकतंत्र की। एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल की। हमने पढ़ा है कि किसी भी तरीके से लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौम व्यक्ति मताधिकार के साथ जुड़ा। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया ने मान लिया, पर किसी भी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने से उदाहरण कम नहीं है। 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरीके से बनाए थे कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती थी। मतलब 2015 में जो है, आप सोच लीजिए कि 2015 जो अभी करंट समय है और उस समय तक जो औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया, क्योंकि हमने सऊदी अरब में पढ़ा कि यहाँ पे जो शासक का चुनाव होता था वो राज परिवार के ही द्वारा होता था। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिक के नियम बनाए थे और रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती थी। एस्टोनिया में भी जो है मतलब यहाँ पे रूस में बहुत सारे जो नीचे वर्ग के लोग थे, यहाँ के लोगों को मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था, बहुत मुश्किल से। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों को वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज्यादा है। फिजी का जो चुनाव प्रणाली होती है, वहाँ के जो मूल निवासी होते हैं उसके वोट का महत्व जो है भारतीय मूल के फिजी नागरिक से उनके वोट क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए, तभी जो है उनका चुनाव संभव हो सकता है। लोकतांत्रिक राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित और इस प्रकार लोकतंत्र की तीसरी विशेषता हमने क्या जाना कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति का वोट जो है वो अनमोल होता है, कि हर वोट का एक सामान्य मूल्य होना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति का ज्यादा मूल्य हो किसी वोट का और किसी का कम। जैसे कि हमने फिजी में देखा कि वहाँ के वासियों को ज्यादा वोट दिया गया और भारतीय मूल के जो निवासी थे उनके वोट का कम महत्व था। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरी विशेषता इसकी क्या होगी कि अगर कोई भी व्यक्ति वोट देता है और उस देश का निवासी है तो उसका वोट जो है एक मूल्य, एक सामान्य होना चाहिए। हमने जाना तीसरी विशेषता के बारे में। हम इन सारी चीजों को जो है विस्तार में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, चित्र को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। यह कार्टून जो है लातिनी अमेरिका के लोकतंत्र के कामकाज से संबंधित है। इसमें सिक्कों की थैलियों से क्या मतलब है कि राजनीतिक में थैली शाहियों की भूमिका में कार्टून बनाने वाला कहना चाहता है क्या इस कार्टून को भारत पर भी लागू किया जा सकता है? नहीं, भारत के लिए जो है ये सर्वथा गलत है। यह जो कार्टून है यह अमेरिका के लोकतंत्र में कामकाज से ही संबंधित है और ये वहीं के लिए ठीक है। हमारे यहाँ यह जो चित्र है वो सरासर गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ जो चुनाव होते हैं वो लोगों के द्वारा कराए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत जगहों पर जो है वोट पैसों के द्वारा खरीद लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। आखिरकार जो है यहाँ पे एक वोट और एक व्यक्ति जो है वो लोग नारे लगा रहे हैं, और वो भी क्या दिन थे जब मैं ही एक व्यक्ति और मेरा ही एकमात्र वोट था और यही मुझे पसंद था। ये जो है तानाशाही की सरकार के द्वारा बोला जा रहा है। यहाँ पे जो है आपसी जनता है वे बोल रहे हैं कि सभी का वोट जो है वो एक बराबर है, और यहाँ पे एक व्यक्ति है जो अपने ही वोट को मोल बता रहा है। कानून का राज और अधिकार का आदर। जिम्बाब्वे को 1980 ईस्वी में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। उसके बाद देश पर जानू पीएफ दल का राज, जिसके देश में स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आजादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा जानू पीएफ दल ही जीतता था। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके से अपनाते थे और आजादी के बाद उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकार में वृद्धि कर दी। उसकी जवाबदेही को कम किया और विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया। उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती थी और सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित करते थे। एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था, और टेलीविजन और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था और उन पर सिर्फ शासन दल के विचार ही प्रसारित होते थे। अखबार स्वतंत्र थे, प्रशासन की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। सरकार ने कुछ ऐसी अदालत के फैसलों की परवाह नहीं की जो
उसके खिलाफ जाते थे और उस पर जजों का दबाव भी लगाया जाता था। 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। चलिए हम जिम्बाब्वे के बारे में जानते हैं, जहाँ पे 1980 ईस्वी में अल्पसंख्यक ने गोरों के शासन से उन्हें मुक्ति मिल गई थी। मतलब 1980 में जिम्बाब्वे आज़ाद हो गया था इंग्लैंड से। यहाँ पे जो है जब उनके देश की बात आती है तो जानू पीएफ दल का वहाँ पे राज हुआ करता था और रॉबर्ट मुगाबे का भी। लेकिन जो जानू पीएफ थे उनकी अगुवाई कम थी। रॉबर्ट मुगाबे जो है वो अधिक रूप से नियमित रूप से शासन करते थे। जानू पीएफ दल ही वहाँ पे जो है वो ज़्यादा जीता करता था और राष्ट्रपति मुगाबे जो है वो कम लोकप्रिय हो गए थे वहाँ पे, क्योंकि जानू पीएफ के पास जो है वो किसी न किसी तरीके से शक्ति और वर्चस्व जो है वो काफ़ी अधिक था। जब उसे एक बार मौका मिला तो उसने क्या किया कि राष्ट्रपति के पद में जो है और उसके अधिकारों में उसने वृद्धि कर दी और उसकी जवाबदेही को भी कम कर दिया। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को भी बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था और हमेशा जो है वोटिंग में गड़बड़ी की जाती थी। बहुत सारे गैर कानूनी भी घोषित किए गए थे। यहाँ पे मीडिया को तो यह अधिकार दिया गया था, मीडिया स्वतंत्र थी कि वो किसी भी तरीके से बोल सकती थी, लेकिन जो है यहाँ पे आलोचना करने वाले भी काफ़ी थे। सरकार ने कुछ अदालती फैसलों की परवाह नहीं की और उसके खिलाफ वे लोग चले जाते थे। ये लोग जब वो मतलब जितने भी जज होते थे वे उस पर काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाते थे। जानू पीएफ की सरकार के द्वारा दबाव बनाया जाता था। इसीलिए जो है 2017 में जो राष्ट्रपति मुगाबे थे, नेता बने हुए थे, उनको इस पद से हटा दिया गया। और यह इनके पीछे साजिश किसकी थी? जानू पीएफ की। तो हमने जिम्बाब्वे के बारे में जाना कि जानू पीएफ की जो सरकार है वो बहुत ज़्यादा जो है वर्चस्वी सरकार है। वो किसी भी तरीके से षड्यंत्र रचकर जो है अपने ही अनुसार जो है जनता पर शासन करना चाहती है। तो वो किसी भी तरीके से, इसे भी हम लोकतंत्र नहीं कहेंगे। जिम्बाब्वे का उदाहरण बताते हैं कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक जरूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं, लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनाव पर नजर डालना होगा, पर उतना ही जरूरी है कि चुनाव के पहले और बाद की स्थिति पर भी नजर डाली जाए। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूहों के कामकाज समेत इसी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश करनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि सरकारी नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर दें और उनको भी सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने की और अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता दी जाए। कानून की नज़र में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए और इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को ही करनी चाहिए, जिसके आदेशों का पालन सब लोग करते हैं। और इन अधिकारों के बारे में हम अधिक विस्तार से अध्याय 5 में पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे कहा गया कि जिस समय लोकतंत्र का अधिकार, अब यहाँ पे बताया जा रहा है, जिम्बाब्वे में उदाहरण दिया गया था कि मुगाबे की सरकार को हटा दिया गया था क्योंकि यहाँ पे जानू पीएफ की सरकार ने बहुत दबाव में आकर जो है बहुत नियम कानून जो है वो बदल दिए थे और जज पर भी दबाव डाला जाता था, मीडिया पर भी यहाँ पे दबाव डाला जाता था। तो हमने जिम्बाब्वे का उदाहरण देखा। यहाँ पे अगर कोई भी व्यक्ति को अच्छा शासन नहीं मिलता और उसके विरोध में हमेशा बहुत सारी बातें होती हैं, तो वो भी क्या कर सकता है, वो भी अलोकतांत्रिक नेता बन सकता है, वो भी तानाशाह का रुख अपना सकता है। तो हमने इसके बारे में जाना, लोकतंत्र के बारे में, कि वहाँ पे जो जिम्बाब्वे में लोकतंत्र की सरकार है वो पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया। जिम्बाब्वे की बात क्यों करें, मैं तो अपने देश में भी इस तरह की घटनाओं की खबर अखबारों में पढ़ती हूँ, हम इसकी चर्चा क्यों नहीं करते? अगर आपको भी लगता है कि भारत में भी या आप जिस देश में भी रहते हैं वहाँ की आप कल्पना करें कि जिम्बाब्वे जैसी स्थिति है, तो आप भी क्या कर सकते हैं, इसके खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। ये चीनी सरकार ने गूगल और याहू जैसी तकनीकी वेबसाइट पर बंदिशें लगाकर इंटरनेट पर सूचना के मुक्त प्रवाह को रोक दिया है। और इस कार्टून में इस टिप्पणी पर की गई है कि टैंक और निहत्थे छात्र की तस्वीर पाठकों को चीन के हाल में ही इतिहास की एक बड़ी घटना की याद दिलाते हैं। वो घटना क्या थी, इसके बारे में अन्य ब्यौरे जुटा। जैसे कि हम यहाँ जान रहे हैं कि चीनी सरकार के बारे में कहा गया कि वैसे भी वो पूर्ण तरीके से जो है प्रेस पर प्रतिबंध लगाए हुए और अपने यहाँ जो है वो लोगों को जो है गूगल वगैरह और याहू जैसी चीज़ों को नहीं चलाने देती, क्योंकि ये पूरी तरीके से वर्ल्ड वाइड से जुड़ी हुई है। मतलब अगर कोई भी न्यूज़ आता है तो ये तुरंत ही फ्लैश हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे 3 चित्रों का विरोध में बताया गया है। यहाँ पे याहू है, गूगल है और CISCO है। हमने इसके बारे में जान लिया और समझ लिया कि चीन में जो शासन व्यवस्था है वो कैसी है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं इसी प्रकार कुछ दूसरी शर्तें हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीकों पर लागू होती है। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है, उसे भी बुनियादी तौर पर तरीकों का पालन करना होता है। खास तौर से उसे अल्पमत वाले समूहों को दी गई कुछ गारंटियों को आदर करना होता है। हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारी संविधान द्वारा दी जाती है।
और ये सभी न सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी है बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति उनकी जवाबदेही होती है। इसके बारे में हम अध्याय 4 में विस्तार से पढ़ेंगे। इस प्रकार हम लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषता को रेखांकित कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों के द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर काम करते हैं। चलिए अब इन्हें समझते हैं कि लोकतंत्र की चौथी विशेषता क्या हो सकती है। कि हमारी जो संविधान की पुस्तक में उसमें कुछ नियम और कानून दिए जाते हैं जिसके तहत जो है सरकार और जनता को कार्य करना पड़ता है। सरकार भी ऐसे कार्य को करे जो जनता के हित में हो और जनता भी वैसी सरकार को चुने जो सबके हित के लिए जो है बराबर हो। तो हमारे कुछ दायरे हैं, हमारी कुछ लक्ष्मण रेखाएं हैं जिसमें हम लोकतंत्र को रख सकते हैं। और हमने जिन जगहों के बारे में जाना, चीन के बारे में, चाहे आप मैक्सिको के बारे में, या फिर बहुत सारे ऐसे श्रीलंका देश हो गए और मैक्सिको, जिनके बारे में हमने जाना कि वहाँ पे लोकतंत्र की सरकार भले ही और वो लोग लोकतंत्र उसे कहते हैं, लेकिन जो हमारे पास लोकतंत्र की विशेषताएं हैं वो उनकी स्थिति से काफ़ी ज़्यादा अलग है और काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। इसलिए हम सबको जो है लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं। इसके बारे में हम और एक्सरसाइज 4 में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए अब इस वीडियो का यह पार्ट 1 था और इसे अभी यहीं तक रहने देते हैं। फिर पार्ट 2 में हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर अब हम इसे यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अपने